हेलो स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो नंबर 16 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। तो उसका हमें यहाँ पे डायग्राम देखना है। तो हमने बताया था कि ये आपकी लेड स्टोरेज बैटरी 12 वोल्ट की होती है। इसमें 6 एनोड होते हैं और 6 कैथोड होते हैं। देखिए, सबसे पहले एक हम टैंक ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एक टैंक है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या था हमारा, दैट इज डाइल्यूट H2SO4। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, डाइल्यूट H2SO4। अब हम इसमें रॉड, एनोड और कैथोड, 6 एनोड डालने हैं और 6 कैथोड डाले जाते हैं। तो हम 3 रॉड ले करके एक डेमो इसका जो है आपको ड्रॉ कर देते हैं। और एक्चुअल में 6 एनोड होता है और 6 कैथोड होता है, लेकिन हम 3 रॉड ही बना देते हैं। 1 और 2, ताकि आपको जो है रॉड बिल्कुल क्लियर रहे। 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। तो ये 3 रॉड हमने ड्रॉ किया, 3 अलग अलग, मतलब 3 सेल इसमें हमने बना दिया। 3 एनोड के 3 कैथोड, टोटल कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। एक्चुअल में कितने होने चाहिए? 12 इसमें होने चाहिए रॉड। आपके 12 इलेक्ट्रोड होने चाहिए, 6 एनोड के 6 कैथोड के। तो ये हमने बना लिया इसको। 1 2 3, एक कलर की है तो ये एक जैसे रॉड आपके, ये एक हो गया। नेक्स्ट 2 3 और ये आपका, कहने का मतलब इसको हमने मान लिया कि ये हमारा हो गया एनोड। ये क्या है हमारा? दैट इज एनोड। ये एनोड है और ये क्या है हमारा? कैथोड। एनोड आपका नेगेटिवली चार्ज होगा और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये हमारा हो गया कैथोड। एक को हम डार्क कलर से कर देते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। फिल कर देते हैं। तो ये हमारी सेल लेड स्टोरेज बैटरी एक प्रकार का सेकेंडरी सेल है। अब देखिए, जो आपका कैथोड होता है वो लेड का बना हुआ होता है, लेड का बना हुआ होता है। सॉरी, एनोड लेड का बना होता है, कैथोड लेड डाई ऑक्साइड का बना होता है। और इसमें क्या भरा हुआ है टैंक में? दैट इज सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये हमारी सेल तैयार हो गई, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, क्लियर? 3 सेल हमने ड्रॉ किए, लेकिन एक्चुअल में 12 सेल होंगे। इसमें 6 एनोड होंगे और 6 कैथोड होंगे। अब हम रिएक्शन को देखेंगे, इसमें बैटरी में होने वाले रिएक्शन कौन कौन से। तो चूंकि रिचार्ज होता है तो पहले हम ये जब वर्किंग में है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब ये काम कर रहा है, जब तक ये डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो एक बार डिस्चार्जिंग के समय रिएक्शन और एक बार रिचार्जिंग के समय रिएक्शन। तो फर्स्ट हम देखेंगे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो एनोड पर होने वाली रिएक्शन और कैथोड पर। तो फर्स्ट है एट एनोड। अब आपको बता रखा है हमने कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर होने वाली रिएक्शन क्या होगी आपकी? ऑक्सीडेशन। तो एनोड हमारा क्या है? दैट इज लेड। तो Tb और प्लस SO4 माइनस, ये कहाँ से आया? ये आया आपके इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक अम्ल से। और ये आपस में रिएक्ट करके Pb लेड सल्फेट और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉस करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट एट कैथोड, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। तो अब देखेंगे कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या होती है? रिडक्शन। अब कैथोड किसका बना हुआ है? PbO2 का। तो कैथोड पर होने वाली रिएक्शन को हम देखेंगे कैथोड पर क्या हो रहा है। तो देखिए कैथोड पर क्या होता है रिएक्शन। तो दैट इज PbO2 प्लस
जो सल्फ्यूरिक अम्ल का हाइड्रोजन आयन है वो और सल्फेट आयन, और जो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड के द्वारा लूज किया गया है उसको देख करके क्या बन जाएगा, PbSO4 एंड प्लस 2H2O। तो ये कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दें तो तीसरी हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन में तीनों को जोड़ना है कि इन दोनों को, किसको, एनोड पर होने वाली रिएक्शन और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। तो आपने देखा कि जो एनोड पर रिएक्शन हो रही थी उसमें क्या था हमारे पास, Pb और SO4 2-। तो हम इसको देखेंगे, देखिए Pb कहीं पर नहीं है तो Pb यहाँ पर लिख देंगे, क्या मिल गया हमें, दैट इज Pb। और प्लस अब देखेंगे SO4 2-, SO4 2- है। अब देखेंगे SO4 2- इस तरफ भी है, इधर नहीं है, तो जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 2SO4 2-। उसके बाद अब इसको लिखेंगे PbO2। अब इसके बाद हम इसको आगे देखेंगे, PbO2 नहीं था बट अब PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हमको ध्यान देना होगा। फिर 4H+ नहीं है, इसको लिख देंगे, कट नहीं रहा कहीं से। फिर हम SO4 हमने ऐड कर रखा है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या रह गया आगे, अब देखिए यहाँ पर PbSO4 है, यहाँ पर भी PbSO4 है, दोनों रिएक्टेंट साइड में दोनों को ऐड कर देंगे, PbSO4 एंड प्लस 2H2O। तो ये हो गया इसका ओवरऑल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब बैटरी हमने, जबकि बैटरी जो है ऑपरेशन में थी, जब डिस्चार्ज नहीं था, जब हम जो है इसको रिचार्ज नहीं करते थे, अब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम खत्म हो गया, अब बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब हमको इसको रिचार्ज करना है। तो जब रिचार्ज करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी, तो अगला है नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है ड्यूरिंग रिचार्जिंग। तो रिचार्जिंग के समय, ड्यूरिंग रिचार्जिंग के समय होने वाली अभिक्रिया, ड्यूरिंग रिचार्जिंग रिएक्शन। तो रिचार्जिंग, जब कहने का मतलब अब हम बैटरी को रिचार्ज कर रहे हैं, जब रिचार्ज कर रहे हैं तब क्या रिएक्शन होगी, तो देखिए रिचार्ज के समय होने वाली रिएक्शन, पहला फर्स्ट एट एनोड जस्ट अपोजिट, जो भी रिएक्शन हमने कैथोड, एनोड कैथोड के लिखे हैं जस्ट अपोजिट, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट। एनोड पर देखिए रिएक्शन क्या था, Pb प्लस SO4 2- और PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट। अब जब रिचार्ज करेंगे तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन गया Pb और आपका SO4 2- जस्ट अपोजिट। अब सेकेंड रिएक्शन है हमारा एट कैथोड, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, तो इसको भी जस्ट अपोजिट या अपोजिट हो जाएगा। ये रिएक्शन देखिए, रिएक्टेंट इस तरफ PbSO4 प्लस 2H2O, और क्या इधर हो गया PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब उसके बाद इनको मिला करके जो ओवरऑल रिएक्शन होगी, तीसरी रिएक्शन हमारी क्या है, दैट इज ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन भी क्या होगा, इस रिएक्शन का उल्टा। कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि आपको 2 रिएक्शन याद करने हैं और लिखने कितने हैं टोटल, आपको जो है उधर 3 और इधर आपको टोटल 6 रिएक्शन लिखने हैं, लेकिन सिर्फ आपको याद करने हैं 2, मैं बताती हूँ कैसे। और Pb इस तरफ हो गया प्लस 2SO4 2- प्लस PbO2 प्लस 4H+, ये इस तरफ हो गया, दैट इज ओवरऑल रिएक्शन। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो गया। तो रिचार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग के समय, एक बार इसको फिर से आप ध्यान से देखेंगे रिएक्शन में। आपको देखिए पहले, अब ये बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी है, सबसे पहले लेड स्टोरेज बैटरी, ध्यान से देखिए लेड स्टोरेज बैटरी किस तरह की बैटरी है, कहाँ यूज होती है, कितने वोल्ट की होती है, इसमें एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। क्लियर हो गया। अभी ये 12 वोल्ट की होती है, 6 सेल होते हैं, 6 एनोड और 6 कैथोड। फिर हमने उसका आपको डायग्राम बताया, तो डायग्राम में हमने आप 6 की जगह हमने 3 लेकर के आपको शो कर दिया है। तो ये इसका डायग्राम हो गया। अब उसके बाद देखेंगे उसके रिएक्शन को हमको देखना, तो रिएक्शन में अब रिएक्शन 2 तरह की होगी। एक जब बैटरी चार्ज है और हम उसको काम, कहने का मतलब बैटरी हमारी ऑपरेशन में वर्किंग कंडीशन में है, अभी डिस्चार्ज नहीं हुई है,
तो डिस्चार्जिंग के समय होने वाली रिएक्शन और जब डिस्चार्ज हो गया और रिचार्ज कर रहे हैं तो रिचार्जिंग के समय होने वाली अभिक्रिया हमको देखनी है। तो डिस्चार्जिंग के समय होने वाली अभिक्रिया एनोड और कैथोड पर, फिर ओवरऑल, मतलब डिस्चार्जिंग के समय 3 रिएक्शन, रिचार्जिंग के समय हमको 3 रिएक्शन देखने हैं। तो डिस्चार्जिंग के समय जो 3 रिएक्शन है 2 हमको याद करने हैं, एक एनोड को और एक कैथोड। एनोड वाली रिएक्शन हम याद कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, इसको हम याद कर लें, क्लियर, इसको याद कर लें। याद करने के लिए हमको फर्स्ट रिएक्शन एनोड की याद करनी है और फिर कैथोड वाली रिएक्शन याद करनी है। यदि इन दोनों रिएक्शन को याद कर लिया तो तीसरी रिएक्शन ओवरऑल वाली जो रिएक्शन है उन दो एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन को जोड़ देंगे तो तीसरी रिएक्शन मिल जाएगी। अब फिर कह रहे हैं कि ये कंप्लीट हो गया डिस्चार्जिंग के समय। अब रिचार्ज, अब बैटरी को रिचार्ज करना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह यहाँ पे काम करने लगेगा। अब जब रिचार्ज करना है तो यहाँ पर भी 3 रिएक्शन होंगे, एनोड पर, कैथोड पर, ओवरऑल। इसको तो हमें लर्न नहीं करना है, इसको क्या करना है, जो हमने डिस्चार्जिंग के समय रिएक्शन लिखा है उसी को यहाँ पर उल्टा कर देना है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट। जैसे एनोड की रिएक्शन लिखनी तो एनोड वाले में जो रिएक्टेंट था उसको प्रोडक्ट की तरफ कर देंगे, प्रोडक्ट की वाली को रिएक्टेंट। इस तरीके से 3 रिएक्शन, तो 2 रिएक्शन याद करने, 6 टोटल आपको लिखने हैं। दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। अब हम सेकेंड टाइप की बैटरी को डिस्कस करेंगे, दूसरी सेकेंडरी सेल, दैट इज इसको बोलते हैं निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल या निकिल कैडमियम बैटरी, या इसी का एक और नाम है दैट इज नीकैड, नीकैड सेल, निकिल कैडमियम सेल या नीकैड सेल। ये भी क्या है, ये एक प्रकार का, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ secondary cell, it is also a type of secondary cell। ये भी एक प्रकार की सेकेंडरी सेल या बैटरी है, एक प्रकार की सेकेंडरी सेल या बैटरी है ये। अगला नेक्स्ट, अब इसमें हमको देखना है एनोड क्या है और कैथोड क्या है। जब सेकेंडरी सेल है तो रिचार्ज होगी ही, एनोड हम देखेंगे एनोड क्या होगी और कैथोड क्या होगा। इसमें एनोड किसका बना हुआ है और कैथोड इसमें किसका बना हुआ है, निकिल कैडमियम सेल में। तो एनोड इसमें बना होता है कैडमियम का और कैथोड बना होता है निकिल ऑक्साइड का। क्लियर, कैडमियम की एनोड और कैथोड जो है आपकी निकिल ऑक्साइड की। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट एनोड मिल गया, कैथोड मिल गया, तो थर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। तीसरे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट दैट इज KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। अब हमें क्या देखना है, एनोड पर होने वाली रिएक्शन, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। तो फर्स्ट है दैट इज एट एनोड, एनोड पर होने वाली रिएक्शन वैसे ही बिल्कुल कौन सी रिएक्शन होगी, दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो एनोड पर होने वाली रिएक्शन को हम देख लेंगे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए कैडमियम में एनोड किसका बना हुआ है, कैडमियम का। कैडमियम और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, KOH। तो कैडमियम और जो है इलेक्ट्रोलाइट का OH, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, कैडमियम हाइड्रोक्साइड। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सेकेंड हमारा देखेंगे एट कैथोड, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, कैथोड पर आपका रिडक्शन रिएक्शन होता है। क्लियर है, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया जो है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। अब देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर हमारा जो है कैथोड क्या था, निकिल डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन एनोड ने लूज किया उसी को लेकर के फिर क्या बन जाएगा आपका निकिल हाइड्रोक्साइड और साथ में 2 हाइड्रोक्सिल आयन। अब इनको आपस में जोड़ दें तो हमें ओवरऑल रिएक्शन, तो तीसरी रिएक्शन हमारी क्या होगी, दैट इज ओवरऑल रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन को याद करेंगे एनोड और कैथोड की, और तीसरी इन दोनों को जोड़ करके बना देते हैं। अब देखिए बनाते हैं, कैडमियम इस तरफ कहीं पे भी नहीं है तो यहाँ पर हमने लिख दिया कैडमियम प्लस, अब 2OH माइनस इधर है, 2OH माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो क्या बन, अब कुछ नहीं। अब उसके बाद देखेंगे नीचे आ जाइए, NiO2 कहीं नहीं है तो NiO2 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 2H2O कहीं पर भी नहीं है, देखिए ऊपर भी नहीं यहाँ भी नहीं, तो 2H2O और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड है, कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या बच गया आपका CdOH का होल ट्वाइस, कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकिल हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गई आपकी जो है निकिल कैडमियम सेल या निकिल कैडमियम सेकेंडरी सेल बैटरी।
तो ये आपका कंप्लीट हो गया शॉर्टकट में। अब एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर हम एक चीज देख लेंगे, इसकी वोल्टेज कितनी होती है, इस बैटरी की वोल्टेज या इस बैटरी का ईएमएफ कितना होता है। इस बैटरी का जो वोल्टेज है, ईएमएफ है, वो कितना होता है, दैट इज 1.4 वोल्ट। 1.4 वोल्ट की ये बैटरी होती है। तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी सेल भी खत्म हो जाता है और सेकेंडरी सेल भी। फिर से एक बार देखेंगे, प्राइमरी सेल में ड्राई सेल या लैग्रांजे सेल, दूसरा मर्करी सेल या बटन सेल, उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, ड्राई सेल इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सेल में है हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी, और इन दोनों में से इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट एक टाइप का सेल और है जिसको हम देखेंगे, जिसको क्या कहते हैं, दैट इज फ्यूल सेल। एक सेल हमारे पास और है, दैट इज फ्यूल सेल, ईंधन सेल जिसे बोलते हैं, फ्यूल सेल। जैसे नाम से ही है कि वह सेल जो कि फ्यूल सप्लाई करने पर, ईंधन देने पर काम करता है। वह सेल जिसमें कि ईंधन हम कंटिन्यू सप्लाई करते रहें तो वह सेल हमेशा काम करता रहेगा। मतलब यदि हम इस ईंधन सेल में कंटिन्यू जो है ईंधन देते रहें, रिएक्टेंट देते रहें, तो कंटिन्यूसली ये काम करता रहेगा फ्यूल सेल। आप देखेंगे फ्यूल सेल जो है ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यह भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। आगे इसके अलावा यह एक प्रकार का प्राइमरी सेल है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। यह एक प्रकार का प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल नहीं। कहने का मतलब इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी सेल से किस तरह से डिफरेंट है। यदि इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ये इस तरीके से डिफरेंट है। प्राइमरी सेल्स क्या था, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन खत्म होती है और वो बैटरी, वो सेल खराब हो जाता है, उसको रिचार्ज नहीं करते। लेकिन जो फ्यूल सेल है वो यह ऐसा प्राइमरी सेल है, फ्यूल सेल वो प्राइमरी सेल है जो कि तब तक काम करता है जब तक कि हम बाहर से रिएक्टेंट देते रहेंगे। जब तक हम सेल में बाहर से ईंधन देते रहेंगे, जब तक हम सेल में बाहर से रिएक्टेंट सप्लाई करते रहेंगे, तब तक हमारा फ्यूल सेल काम करता रहता है। कहने का मतलब ये है कि फ्यूल सेल वह सेल है, दो सेल या वह केमिकल सेल, वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें कि हम रिएक्टेंट जो है वो कंटिन्यू सप्लाई करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच रिएक्टेंट्स क्या हो सकते हैं आपके, कौन कौन से रिएक्टेंट्स या क्या फ्यूल हो सकते हैं। देखिए रिएक्टेंट्स क्या क्या हो सकते हैं या फ्यूल क्या हो सकता है। रिएक्टेंट्स का मतलब ये है कि हम फ्यूल की बात कर रहे हैं। फ्यूल जो है, रिएक्टेंट्स या फ्यूल जो है वो क्या हो सकते हैं आपके, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन है और आपका C3H8 प्रोपेन, ये है आपके रिएक्टेंट्स। दोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच रिएक्टेंट्स या फ्यूल आर continuously supplied in the form of gas। जो फ्यूल होगा वो गैस है, इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो इस तरह के सेल को हम क्या कहते हैं, फ्यूल सेल कहते हैं। तो फ्यूल सेल वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें हम फ्यूल को, ईंधन को या रिएक्टेंट को हम जो है लगातार सप्लाई करते रहते हैं। उस तरह के सेल को हम क्या कहते हैं, फ्यूल सेल कहते हैं। इसके अलावा फ्यूल सेल क्या करता है, फ्यूल सेल जो है केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल डायरेक्टली जो है कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो जाहिर सी बात है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय supply fuel। Such cells are called
फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल वह सेल है या फ्यूल सेल वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है जब हम उसमें ईंधन डालते रहते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी सेल से अलग है। प्राइमरी सेल रिचार्ज नहीं होता, ये भी रिचार्ज नहीं होता, लेकिन ये तब तक काम करता है जब तक कि हम बाहर से रिएक्टेंट देते रहेंगे। तो इसमें भी ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक प्रकार का प्राइमरी सेल है, और वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है फ्यूल सप्लाई करने पर, फ्यूल देने पर। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो फ्यूल सेल है वो किस तरीके से, कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे कई फ्यूल सेल हैं, बट जो इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल है जिसको हमको डिस्कस करना है जो हमारे कोर्स में है, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल या हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, या इसी को हम कहते हैं बेकन सेल। तो सब इम्पोर्टेंट कहने का मतलब फ्यूल सेल कई टाइप के हैं, बट जो इम्पोर्टेंट फ्यूल सेल है वो कौन सा है, दैट इज हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो इम्पोर्टेंट फ्यूल सेल हम यहाँ पर डिस्कस किसके बारे में करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, या इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं H2O2 फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं कहेंगे इसको, ये क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है ये आपका, जो कि इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल। मतलब फ्यूल सेल के अंतर्गत हम किसको डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को हम बेकन सेल भी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज बेकन साइंटिस्ट ने की थी, बेकन के नाम पे पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकन सेल, इसे हम बेकन सेल भी कहते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल को हम बेकन सेल भी कहते हैं बाय द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर, इनके इन्वेंशन के नाम पे, जिन्होंने इसको खोजा उनके आधार पर इसका नाम रखा गया है बेकन सेल। इसको हम बेकन सेल भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोड क्या होता है और कैथोड, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इसमें इलेक्ट्रोड में एनोड और कैथोड क्या होंगे। तो नेक्स्ट एनोड क्या होगा, एनोड एंड कैथोड दोनों देख लेते हैं। एनोड और एंड कैथोड दोनों ही क्या होते हैं आपके, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, पोरस कार्बन रॉड। पोरस कार्बन रॉड जो है, कहने का मतलब जिसमें छोटे छोटे छिद्र हो, तो पोरस कार्बन रॉड जो है वो किसकी तरह काम करते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड दोनों ही कार्बन के बने हुए होते हैं, सिंपल सा मतलब ये हुआ। अब यदि दोनों सेम है तो फिर क्या डिफरेंस होगा। अब हमने कहा कि फ्यूल सेल में बाहर से रिएक्टेंट देते हैं गैस के फॉर्म में, बाहर से फ्यूल सप्लाई किया जाता है गैस के फॉर्म में। तो अब चूंकि इसका नाम ही है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें हम दो तरीके के रिएक्टेंट, दो तरीके का फ्यूल यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस वो एनोड की तरफ से सप्लाई की जाती है और ऑक्सीजन गैस कैथोड की तरफ से सप्लाई की जाती है। कहने का मतलब ये सिंपल सा ये है, हाइड्रोजन गैस supplied from anode and oxygen gas transfer या supplied towards कैथोड इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब सिंपल सा आप इसको समझेंगे कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस एनोड की तरफ से सप्लाई किया जाता है और ऑक्सीजन गैस जो है वो कैथोड की तरफ से सप्लाई किया जाता है। और अब ये देखेंगे एक चीज जो रह गया, एनोड क्लियर हो गया, कैथोड क्लियर। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH, एक्वस KOH, ठीक है। कहने का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि जल में घुला हुआ हो, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है एक्वस KOH। अब इसका हम डायग्राम देखेंगे, इसका डायग्राम देखिए, इस तरीके से ये होता है आपका फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। बीच में इस तरीके से एक
एक आउटलेट बना हुआ है और इसके अलावा इसमें 2 रॉड लगे होंगे। ये आपका एक तरफ कैथोड होगा और दूसरी तरफ आपका एनोड होगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है। और इसमें क्या भरा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? उसके बाद ये 2 रॉड हैं आपके, एक आपका जो है एनोड है और एक कैथोड। इस तरीके से अब देखिए, एनोड की तरफ से कौन सी गैस सप्लाई होगी, हाइड्रोजन गैस, और कैथोड की तरफ से कौन सी गैस सप्लाई होगी, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर ये एक आउटलेट होते हैं उसी से। तो इस तरह अब इसको पहले हम बता दें आपको कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड। तो ये जो हो गया आपका एनोड, क्लियर है, और ये आपका हो गया कैथोड। अब कैथोड की तरफ दोनों ही इलेक्ट्रोड, दोनों किससे बने हैं, कार्बन से बने हुए हैं। अब इस तरफ से एक कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन गैस, क्लियर है, और एनोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस सप्लाई होता है। ये क्या है आपका, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें भरा हुआ है KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, एक्वस KOH। और जब ये सेल काम करने लगता है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें क्या बनती है, वाटर। इसको यहाँ से ऊपर से निकाल लिया जाता है, ऊपर से निकाल लेते हैं। तो ये हो गई हमारी दैट इज फ्यूल सेल। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें होने वाली रिएक्शन को कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। तो देखेंगे फर्स्ट एट एनोड, एनोड पर किस तरह की रिएक्शन हो रही है इन फ्यूल सेल। तो देखेंगे एनोड पर क्या होता है, हाइड्रोजन, और क्योंकि हाइड्रोजन गैस एनोड की तरफ से सप्लाई किया जा रहा है तो हाइड्रोजन गैस आ गया एनोड की तरफ से, और जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट था उसका KOH। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज 2H2O, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, कैथोड पर, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर आपका रिडक्शन होगा। ये आपको पता है, बार बार इसे रिमाइंड कराने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन वाटर से, और यहाँ पर इसके कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा 4OH-। अब हम देखेंगे, अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे तो हमें ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कहने का मतलब यदि हम इस रिएक्शन को लिखें तो ये क्या मिल जाएगा, 2H2 और प्लस 4OH- 4H2O एंड 4 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को जोड़ दें तो तीसरी रिएक्शन हमें मिल जाएगी ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। देखिए जोड़ देते हैं हम इनको, तो O2 आ गया, O2 कहीं नहीं था इसलिए हमने जोड़ लिया इसको। अब 2H2O देखिए, यहाँ पर 2H2O यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2H2O इसमें से माइनस हो जाएगा, यहाँ 2H2O बच जाएगा, ये खत्म हो गया, यहाँ पर 2 बचेंगे। प्लस इलेक्ट्रॉन देखिए, इधर 4 इलेक्ट्रॉन, इधर 4 इलेक्ट्रॉन, खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 2H2 और 2H2 और ये OH से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितने 4H2O नहीं, यहाँ से 2 माइनस हुए तो क्या बच गया 2H2। कहने का मतलब ये है कि जो फ्यूल सेल है उसकी ओवरऑल रिएक्शन हम देखें तो हमें क्या मिल जाता है, उस फ्यूल सेल में लास्ट में क्या बनता है, वाटर। तो देखिए केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट कर ही रहा है। कहने का मतलब फ्यूल सेल जो है वो एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ही रहा है। इसके अलावा फ्यूल सेल का और क्या इंपॉर्टेंट काम है या इसके एडवांटेज क्या है, जो फ्यूल सेल है ये वाटर भी प्रोड्यूस करता है जो कि ड्रिंकिंग पर्पज में यूज किया जाता है। ड्रिंकिंग पर्पज में इसका यूज किया गया है बाई एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उनके द्वारा यूज किया गया। कहने का मतलब ये है, आगे अगर इसको देखें इंपॉर्टेंट चीज, फ्यूल सेल, इन फ्यूल सेल water can be produced, water can be produced। तो फ्यूल सेल देखिए काम सेल की तरह भी काम कर रहा है, इसके अलावा वाटर भी प्रोड्यूस कर रहा है। और दिस वाटर जो प्रोड्यूस करता है, जो वाटर, दिस वाटर used as drinking water, used as
ड्रिंकिंग वाटर बाई रिफाइनिंग, कि रिफाइनिंग करके इसका शुद्धिकरण करके हम इसको जो है ड्रिंकिंग पर्पज में भी यूज करते हैं। तो फ्यूल सेल में वाटर प्रोड्यूस होता है और इस वाटर को हम जो है ड्रिंकिंग पर्पज की तरह पीने में भी इसका यूज करते हैं। और आगे देखेंगे कि इसका क्या एडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक आपका एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के क्या एडवांटेज लेता है, तो एग्जाम में पूछ लेता है कि फ्यूल सेल का क्या महत्वपूर्ण जो है, फ्यूल सेल किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्या इसके एडवांटेज हैं। तो फर्स्ट जो है देखेंगे, पहला तो ये है कि ये पॉल्यूशन फ्री वर्किंग है। ये मतलब ये फ्यूल सेल जो है इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग है, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग है, बिना पॉल्यूशन क्रिएट किए काम करता है। इसमें किसी तरीके की पॉल्यूशन नहीं होती है, बिना पॉल्यूशन के काम करता है। इसके अलावा ये जो आपका फ्यूल सेल है वो हाईली इफिशिएंट होता है, इसकी इफिशिएंसी हाई होती है, हाई इफिशिएंसी होती है। आपकी ईंधन सेल फ्यूल सेल की इफिशिएंसी हाई होती है, कितनी होती है, दैट इज 70 से 75% या 60 to 70% होती है। इफिशिएंसी इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, आपको निकालना नहीं बट यहाँ पर देख लें, एटा इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। तो ये एटा क्या हुआ, इफिशिएंसी निकालनी और एफिशिएंसी हुई, और डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी इंटू 100। क्लियर। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का कंटिन्यूअस सोर्स है, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, लगातार जो है एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। तो यहीं पर हमारा ये फ्यूल सेल खत्म हो जाता है कि फ्यूल सेल क्या काम कर रहा है, किस तरीके से, और इसके क्या एडवांटेज हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज कोरोजन। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कोरोजन। कोरोजन किसे कहते हैं, कोरोजन या इसी को बोलते हैं संक्षारण। आपने इसको अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कोरोजन को, जैसे कि लोहे पर जंग लग जाना, ये एक प्रकार की कोरोजन प्रक्रिया। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि जो धातु है, कोई भी जो मेटल है, मेटल के ऊपर की परत का धीरे धीरे हवा और पानी के संपर्क में आने से धीरे धीरे उसका क्षय हो जाना, उसका खत्म हो जाना ही क्या कहलाता है, कोरोजन। तो व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ मेटल, डिकम्पोजिशन ऑफ या डिग्रेडेशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ आउटर लेयर, ऊपर की सरफेस, आउटर लेयर ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ मेटल, आउटर लेयर ऑफ मेटल ऑन द एक्सपोजर या बाय द एक्सपोजर, ऑन द एक्सपोजर ऑफ एयर एंड वाटर। क्लियर। कहने का मतलब ये स्लोली डिकम्पोजिशन, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप, दैट इज स्लोली, तो ज्यादा अच्छा होगा, स्लोली मतलब धीरे धीरे, स्लोली डिकम्पोजिशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ मेटल ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर एंड वाटर। कहने का मतलब धातु की ऊपरी परत का धीरे धीरे उसका क्षय होना जब वो वायु और जो है वाटर, जो है एयर और वाटर, वायु और नमी के जब संपर्क में आता है तो वाटर, जो मेटल धातु है उसकी ऊपरी परत धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। एग्जाम्पल देख लें, इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आपने इसको डेली लाइफ में भी देख रखा है। जैसे पहला एग्जाम्पल ये आप देखेंगे, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, मतलब लोहे पर जंग लग जाना। तो आप यदि आयरन के टुकड़े को कहीं पर भी खुले जगह पर रख दें तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसकी परत जो है खत्म होने लगती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोरोजन। दूसरा एग्जाम्पल देखें हम, दूसरा देखेंगे दैट इज सिल्वर गेट्स टार्निश्ड। इसका क्या मतलब है
कि चांदी की जो चमक होती है धीरे धीरे खत्म हो जाना। चांदी की परत, चांदी की जो चमक, जैसे चांदी की जो ऑर्नामेंट्स हैं, सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स आप देखेंगे धीरे धीरे वो धुंधला पड़ने लगता है, उसकी चमक कम होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मिट्टी जम गई है, इसलिए क्योंकि उसकी रस्टिंग हो गई है, सॉरी उसका कोरोजन हो गया है, उस पर जो है कोरोजन हो गया, उसकी जो ऊपर की परत थी वो डिकम्पोज होने लगी है। वो ऑक्सीजन से, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है और वाटर है, उनसे अभिक्रिया कर रही है। इस कारण जो है सिल्वर जो है, लेकिन स्लोली, धीमी गति से, क्योंकि ये मेटल्स बहुत रिएक्टिव नहीं है, इनकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए धीरे धीरे ये रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, दैट इज कॉपर डेवलप्स ग्रीन कोटिंग ऑन इट्स सरफेस। आप देखेंगे कॉपर के बने हुए जितने बर्तन होते हैं उनके ऊपरी सतह पर आप देखेंगे ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। वो भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है कोरोजन का। लोहे पर जंग लगना, सिल्वर की चमक का कम हो जाना, कॉपर के बर्तन पर ग्रीन कलर की परत का जम जाना, ये सारे एग्जाम्पल किससे बिलोंग करते हैं, दैट इज कोरोजन। ये सब कोरोजन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कोरोजन जो है या कोरोजन को कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कोरोजन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो जो धातु जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतनी ही तेजी से उसका कोरोजन होता है, उसका संक्षारण होता है। क्योंकि जब वो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो बड़े आसानी से वायु मतलब एयर और वाटर के संपर्क में आने पर रिएक्ट करेगा। तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका कोरोजन बहुत तेजी से होता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है कोरोजन को क्या करती है, इंक्रीज बढ़ाती है। मेटल की रिएक्टिविटी जो है वो कोरोजन को बढ़ाती है। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। यदि मेटल में इम्प्योरिटी, अशुद्धता जो है मौजूद होगी उसमें, या मेटल आपका जो इम्प्योर होगा, तो यदि इम्प्योर होगा तो भी जो है कोरोजन की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा, कोरोजन जो है वो बढ़ता है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यदि कोरोजन में यदि जो है इलेक्ट्रोलाइट उपस्थित, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पानी में यदि सोडियम क्लोराइड मिला दें तो और तेजी से आयरन की रस्टिंग होगी, तो ये भी जो है कोरोजन की प्रक्रिया को बढ़ाता है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। यदि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है तब भी कोरोजन की प्रक्रिया को ये बढ़ाता है। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि कोरोजन की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। कहने का मतलब यदि मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तभी कोरोजन ज्यादा होगा, उसमें इम्प्योरिटी, अशुद्धता उपस्थित है तो भी कोरोजन ज्यादा होगा, यदि इलेक्ट्रोलाइट उपस्थित है तभी भी कोरोजन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में उपस्थित है तभी भी कोरोजन ज्यादा होगा। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारा है पहला एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कोरोजन में एक एग्जाम्पल लेंगे दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। कहने का मतलब लोहे पर जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पर जंग लगना। सबसे पहले हम देखेंगे रस्ट क्या होता है, रस्ट कब बनेगा। तो देखिए रस्ट का मतलब, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रस्ट दैट इज Fe2O3XH2O, यही क्या है आपका रस्ट। अगर लोहे के ऊपर, लोहे की परत पर ये बन जाता है तो इसका मतलब उसकी रस्टिंग हो जाती है। अब जैसे ही आयरन जो है, कैसे देखिए आप किस तरीके से रस्टिंग होगी। आयरन जैसे ही जो है वायु और पानी के संपर्क में आता है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करने लगता है। कहने का मतलब ये है कि व्हेन आयरन कम्स इन contact with air and water, it behave like किसकी तरह काम कर, it behave like electrochemical cell। तो जैसे ही वो आपका आयरन जो है
किसके संपर्क में आ जाता है, एयर और वाटर के संपर्क में आता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करने लगता है। और जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी, रिडक्शन होगी और रस्ट बनेगा, उसकी रस्टिंग होने लगेगी। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करने लगा। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करने लगा आयरन। तो अब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करा तो उसमें एनोड भी होगा। अब देखिए एनोड क्या है, इसमें एनोड की तरह कौन काम करेगा, एनोड क्या होगा इसमें, तो देखेंगे आप एनोड के रूप में आयरन प्योर फॉर्म में, प्योर मेटल आयरन, प्योर मेटल जो प्योर आपका आयरन है वो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। दूसरा है कैथोड, कैथोड की तरह कौन काम करेगा यहाँ पर, कैथोड की तरह जो उसमें इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन आयरन, आयरन में जो इम्प्योरिटी होगी, मेटल में जो इम्प्योरिटी होगी वो कैथोड की तरह, शुद्ध धातु आयरन की तरह काम करेगी और जो अशुद्ध धातु होगी वो आपकी कैथोड की तरह। ठीक है, अशुद्ध धातु जो है कैथोड की तरह, शुद्ध धातु एनोड की तरह काम करती है। इलेक्ट्रोलाइट की तरह कौन काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह कौन काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट भाई जो आपका वाटर है और एयर है, वाटर और एयर जो है आपके, ये जैसे ही मतलब वो मॉइस्चर के संपर्क में आएगा तो वाटर और एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये मिल करके क्या बना लेंगे, कार्बोनिक अम्ल, और ये किसकी तरह काम करने लगेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने लगेगा। तो अब हम देखेंगे कि एनोड पर होने वाली अभिक्रिया और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को देखेंगे। सबसे पहले कुछ रिएक्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले H2O जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H+ और OH- में। उसके बाद आप देखेंगे कि वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके बना लेता है कार्बोनिक एसिड, ये क्या है आपका, दैट इज कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये जो कार्बोनिक एसिड है ये फिर से आपका हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे एनोड पर होने वाली अभिक्रिया और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है एट एनोड। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पर आपको पता है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो एनोड पर आप रिएक्शन देखेंगे क्या होगा, आयरन कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन आयरन जो है Fe2+ बना लेता है। नेक्स्ट एट कैथोड, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया आप देखेंगे तो कैथोड पर क्या बन जाएगा आपका, तो कैथोड पर आप देखेंगे कि कैथोड पर जो रिएक्शन होगा वो आपका होगा 4H+ और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन से लेकर के अब क्या बना लेंगे 2H2O। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 2Fe और इधर हो जाएगा 2Fe2+ और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसको जोड़ लेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी 2Fe+ 4H+ और ये क्या बन गया +O2 और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और इस तरफ आपका बन जाएगा 2Fe2+ एंड 2H2O। कहने का मतलब फाइनली एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होने से हमें क्या मिल गया, फेरस। अब ये फेरस आयन जो है फिर से जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये फेरस आयन आयरन फिर से Fe2+ गेट ऑक्सीडाइज्ड या फर्दर ऑक्सीडाइज्ड in presence of या further oxidized with oxygen of air, ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आयरन आपका जो है फिर से पुनः आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जब ये दोबारा से ऑक्सीडाइज होता है तो आप देखेंगे कि क्या बना लेगा, Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Fe2+ प्लस O2 प्लस 4H2O ये बना लेगा आपका Fe2O3 एंड 8H+। और लास्ट में ये जो Fe2O3 बन गया ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा Fe2O3XH2O और यही क्या है हमारा, दैट इज रस्ट। यही क्या है, रस्ट। और जब रस्ट बन गया तो लोहे पर जंग लग जाता है।
तो इस तरीके से एनोड पर, कैथोड पर इस तरीके से जो आपका आयरन है, जो रस्टिंग हो रही है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करने लगता है, क्योंकि उसकी रस्टिंग हो जाती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ये काम करने लगता है ये इस तरीके से। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट है कि यदि कोरोजन हो रहा है तो कोरोजन की प्रक्रिया को हम कैसे रोकेंगे, कोरोजन की प्रक्रिया को कैसे हम रोकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रिवेंशन नेक्स्ट हमारा होगा, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन हमको देखना है। तो फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में शॉर्टकट में देख लेंगे, पहला पेंटिंग करके। कहने का मतलब जिस धातु को हमें कोरोजन से बचाना है उसकी पेंटिंग, उसके ऊपर पेंटिंग कर दें और उस मेटल से पेंटिंग होगी जो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ताकि वो रिएक्ट करे और जो जिसको हमको बचाना है वो रिएक्ट ना करे। दूसरा है, नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट हम जिसको बोलते हैं दैट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण प्रक्रिया। ये क्या होता है, सिंपल सा है, कोटिंग विथ जिंक। कोटिंग विथ जिंक मतलब जिस मेटल आयरन को किससे कोटिंग कर दें, जिंक से। गैल्वेनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें आयरन कोटेड विथ जिंक, सिंपल सा मतलब ये कि आयरन कोटेड विथ जिंक एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो सिंपल सा ये पूछता है गैल्वेनीकरण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें आयरन को जिंक से कोटिंग करते हैं कोरोजन की प्रक्रिया को बचाने के लिए। इस प्रक्रिया को सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये मेटल सैक्रिफाइस कर रहा है और जो है आयरन को कोरोजन से बचा रहा है। अगला नेक्स्ट है हमारा दैट इज यूज ऑफ, इसको और कैसे बचा सकते हैं कोरोजन को, यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन यानी कि वो सॉल्यूशन यूज करें जो कि आपके जंग लगने की प्रक्रिया को रोक सकता है। उस सॉल्यूशन को यूज करके हम कोरोजन को बचा सकते हैं। वो कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं, देखिए एल्कलाइन, वो कौन सा सॉल्यूशन है, एल्कलाइन फॉस्फेट एंड एल्कलाइन फॉस्फेट एंड एल्कलाइन क्रोमेट। एल्कलाइन फॉस्फेट और एल्कलाइन क्रोमेट जो है ये किस तरीके से यूज होते हैं, यूज्ड एज एंटी रस्ट, यानी कि रस्टिंग की प्रक्रिया को रोकने के लिए एल्कलाइन फॉस्फेट या एल्कलाइन क्रोमेट का यूज किया जाता है। तो सिंपली सा यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर से देख लेंगे, कोरोजन की प्रक्रिया को रोकने के लिए पेंटिंग कर सकते हैं, या मेटल को जिंक से उसके ऊपर एक परत लगा सकते हैं, या फिर उसी मेटल के ऊपर हम एल्कलाइन फॉस्फेट या एल्कलाइन क्रोमेट का सॉल्यूशन चढ़ा सकते हैं, तो कोरोजन की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। ये लास्ट टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का।